हेलो बच्चा लोग, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूँ आप लोग मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में लग गए होंगे और बढ़िया से तैयारी करते होंगे। मैं कुंदन सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भूगोल का पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें भी कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है। तो याद रखिएगा, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादक जो केंद्र है ना, वो तमिलनाडु में है। मतलब नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि यह साउथ में ही पड़ता होगा। तो याद रखिएगा, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है यह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। देखिए, एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत का मतलब क्या, जो सदियों से चलती आ रही है। तो देखिए, कोयला का उत्पादन बहुत दिन से होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो कोयला जो होगा ना, हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा। लेकिन जो सूर्य के किरण हो गया, या पवन ऊर्जा हो गया, या जल ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब नए नए आए हैं। ये सब जब आविष्कार हुए हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं, इसलिए सूर्य ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलेंगे, क्योंकि ये इनका खोज अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है। और कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब जो है ना परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। तो आपने समझा, परंपरागत और गैर परंपरागत वाला एक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में अवश्य रहेगा। तो आप याद रखिएगा, जिसका प्रयोग सदियों से होता आ रहा है वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा, और जिसका प्रयोग अभी हाल ही में हुआ है वह क्या होगा, तो वह होगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना है। तो जितना भी नाम में परियोजना लग गया, तो परियोजना लग गया तो आप समझ जाइएगा यह बहुउद्देशीय परियोजना ही है। तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना है यह किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि भाखड़ा नंगल जो परियोजना है कहाँ है, तो सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। यानी साउथ में, मतलब भारत के साउथ वाले इलाका में, मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर बनी है, तो इसका नाम है तुंगभद्रा। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा में है। और यह तुंगभद्रा पर है, और यह कहाँ है, तो दक्षिण भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है, तो कायगा में है। जो कर्नाटक में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादक जो केंद्र है ना, कारखाना जो है ना, वो कहाँ है, तो कायगा में है। इस बात को याद रखिएगा, क से कर्नाटक और क से कायगा, इस बात को याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। मतलब कहाँ कोयला नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना, बिहार होगा। सबसे अधिक कोयला झारखंड में होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है, झारखंड में होता है। सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। ठीक है। लेकिन बिहार में कोयला नहीं होता है। हम कोयला को काला सोना भी कहते हैं, आपको पता होगा। हम कोयला को काला सोना भी कहते हैं। और कोयला का 4 प्रजाति है हमारे देश में। पहला का नाम है एंथ्रासाइट, दूसरा का नाम है बिटुमिनस, तीसरा का नाम है लिग्नाइट, और चौथा का नाम है पीट। मतलब सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट। और ये 2 नंबर पे जो बिटुमिनस आता है ना, भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस तरह का कोयला है। ठीक है। मतलब जो बढ़िया वाला जो कोयला होता है, यह कोयला ना धुआं कम देता है और ऊष्मा अधिक देता है। लेकिन जो पीट नामक जो कोयला है, जिसको हम घटिया कोयला भी कहते हैं, यह कोयला ना धुआं अधिक देता है और ऊष्मा नाम मात्रा की देता है, थोड़ा बहुत देता है। ठीक है।
तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, तो हम आपके लिए जो भूगोल का सेशन लाए हैं, ये सेशन आपके लिए कैसा है? यदि अच्छा है तो कमेंट कीजिए, और हमारे लिए आपको अधिक चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हमारे वीडियो को शेयर कर देते हैं तो बस हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको हमारे सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं। सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। क्या आप चाहते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं हमसे पीछे रह जाएं? आप भी आगे निकलिए, अपने दोस्त को भी आगे निकालिए, इसलिए शेयर कीजिए वीडियो, वे भी देखेंगे, उनको भी फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी कि कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो कालाकोट कोयला जो क्षेत्र है ना, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर कोयला खूब निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस कंपनी की स्थापना ना 1975 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ ताप विद्युत उत्पादक केंद्र स्थित है? तो याद रखिएगा बरौनी में ही ताप विद्युत उत्पादक केंद्र स्थित है। ये सवाल भी कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया है, ठीक है। मतलब सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, सारे वीडियो को लाइन से देखिए, आपका लगभग एक वीडियो 4-5 नंबर देगा आपको, ठीक है। सारे वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में आता है, और दार्जिलिंग जो ना घूमने वाला भी बहुत अच्छा इलाका है। दार्जिलिंग में ही सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है, मतलब जल से बिजली बनाने वाला संयंत्र दार्जिलिंग में ही सबसे पहले लगाया गया। आज तो लगभग सभी नदी घाटी परियोजनाओं में जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, और जल से भी बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। जल में जो बहाव होता है, जो जल का तौर होता है, तौर बहाव होता है, उसी बहाव से बिजली उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? तो याद रखिएगा, जूट जो है, जूट को हम क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा भी कहते हैं और पटुआ भी कहते हैं। जूट को हम सुनहरा रेशा या पटुआ भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। पहले ना बिहार में जूट बहुत बोआता था और जूट की बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन आज जो बिहार में है ना, जूट कम हो गया है और जूट की कंपनियां भी कम हो गई है। और जो आलू का बोरा होता है, जिसमें आलू रखाता है, वो सूती वाला जो बोरा होता है वह जूट से ही तो बना होता है, या फिर जो सुतली होती है वो भी जूट से ही बनती है, पटुआ से ही बनती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कारगर है, और ये सुनहरा रेशा कहलाता है कौन? तो जूट, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? मतलब दक्षिण भारत में सबसे अधिक ऊख कहाँ होता है, ईख कहाँ होता है, शुगर केन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। सबसे अधिक दक्षिण भारत में के महाराष्ट्र में ना गन्ना की खेती की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो धान जो होगा खरीफ फसल होगा, ठीक है, क्योंकि धान को हम बरसात के मौसम में उगाते हैं, ठीक है, और जिन फसलों को हम बरसात के मौसम में उगाते हैं उसको हम खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। यानी भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में होता है। कहा जाता है ना कि पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता में ना एक बार धान की खेती की जाती है और 2 बार काटी जाती है। मतलब एक बार हो गई खेती, उसको काट लिए, फिर उसके जड़ में से पचके निकलेगा, उसमें खाद खरी डाल देंगे तो फिर धान हो जाएगा, ठीक है, कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर बंगाल जो है ना, बंगाल में जल बहुत होता है, पानी बहुत होता है, इसलिए धान जो होता है पानी वाले इलाकों में होता है। और ना बंगाली अधिकांश ना मच्छी भात खाते हैं। क्या खाते हैं? मच्छी भात, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? मतलब भारत के ना मात्र 15% कृषि भूमि पर वर्ष में 2 से अधिक पर फसल उगाई जाती है। किसान भाई लोग यदि चाहे ना तो वे साल भर में 3 से 4 फसल उगा सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसान भाई क्या करते हैं, अधिकांश किसान भाई ना साल में मात्र 2 ही फसल उगाते हैं, धान और गेहूं। मैं कहना चाहता हूं, जब से आपने गेहूं काटा और जब से आपका खेत खाली है, क्या उतना समय में एक दलहन अनाज हो पाता कि नहीं हो पाता? अवश्य हो पाता, लेकिन हमको तो उतना ही कमाना है जितना में हमारा चल बन जाए। अधिक कमा कर क्या होगा? बहुत सारे किसान भाई लोग हैं ना, वो साल में 3 गो 4 गो फसल उगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर। झूम खेती का मतलब क्या? पहाड़ी वाले इलाकों में खेती होती है, जब पहाड़ पर हम सीढ़ी जैसा बना लेते हैं और सीढ़ी पर ही खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा समतल सतह नहीं होता है, सीढ़ी नुमा सतह होता है, और हम सीढ़ी नुमा सतह करके ही झूम खेती करते हैं, और ये पहाड़ी इलाकों यानी पूर्वोत्तर इलाकों में होती है झूम खेती। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें किस फसल की खेती के लिए बलुअट भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा मतलब कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी बोने के लिए बलुअट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो ये सवाल बाई ऑप्शन बनेगा, जूट जो है रबी फसल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? तो अरेबिका और लिब्रेका दोनों क्या है? तो कॉफ़ी की प्रजाति है, कहवा की प्रजाति है। और चाय से बेटर है कॉफ़ी पीना। कॉफ़ी पीजिएगा तो ये आपके लिए हानिकारक साबित नहीं हो सकता है, लेकिन चाय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, सबको मालूम होगा कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो असम। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम करता है। ठीक है, और भारत ना संसार में चाय उत्पादन के लिए ना सेकंड पर आता है। ठीक है, भारत का स्थान विश्व में चाय उत्पादन हेतु नंबर 2 पे आता है, लेकिन पीने में ना भारत नंबर 1 है। चाय का उत्पादन करने में भारत विश्व में द्वितीय है, लेकिन पीने में प्रथम है। ठीक है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग ना सुबह सुबह उठते हैं तो उनको चाय की चुस्की चाहिए, और चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, क्योंकि चाय में थिन नामक एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर में जाता है तो हमको फ्रेश करता है। ठीक है, और चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप कम से कम चाय पीजिए या ना पीजिए, और उसकी जगह पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं। लास्ट सवाल है, इस चैप्टर का लास्ट अंतिम है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 1966। ये सवाल भी कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए गए हैं कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966 में। 1966 के पहले ना भारत के किसान बहुत गरीब थे, वे बहुत ही कम मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन जब हरित क्रांति 1966 में भारत में आई ना तो फसल की पैदावार में 2 गुनी वृद्धि हुई। पंजाब में जब गेहूँ बोया था हरित क्रांति से उत्पन्न बीज से, तो पंजाब में ना गेहूं के उत्पादन में 2 गुनी वृद्धि हुई कि वहां के किसान नाचने लगे, बल्ले बल्ले करने लगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो में मिलेंगे। आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।